करने का प्रयास था कि जाति व्यवस्था भारतवासियों के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक या उनके खिलाफ जाती है। दूसरा तत्व यह था कि जाति के विरोधी हों या हमदर्द, दोनों ने ही इसे एक बेहद योजनाबद्ध मानते हुए एकांगी दृष्टिकोण से देखा। तो मतलब जब ब्रिटिशर्स आते हैं, जब उन्होंने कास्ट को समझने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं वो एक पैरोकियल कंसेप्शन के आधार पर चलते हैं। तीसरी बात थी कि प्राच्य विद्याओं द्वारा हिंदू धर्मशास्त्रों की खोज के साथ ही जाति व्यवस्था एक ऐसा प्रिज्म हो गई जिससे के जरिए औपनिवेशिक शासक भारतवासियों और संपूर्ण भारतीय समाज को देखने लगे। तो उन्होंने पूरे इंडियन सोसाइटी को ही ना देखने की जब कोशिश की, तो इसी के आधार पर देखने की कोशिश की। चौथा तत्व यह है, उस समय सामने आया जब राजस्व प्रशासन स्थापित करते समय, मतलब जो उनका इनकम और उसके टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आई, जब वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करना शुरू किया उन्होंने, तो अंग्रेज़ों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह के भूमि और ग्राम संरक्षण की शुरुआत की। क्योंकि हम तभी इम्पोज करेंगे जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होगा। ऐसे कई राजस्व प्रशासक थे जो मानव शास्त्रीय अभिरुचियों से संपन्न विद्वता से लैस थे। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास एंथ्रोपोलॉजिकल कंसेप्शंस था। तो उन्होंने गाँव का अध्ययन उसी लेंस के साथ किया और उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ में नीचे से ऊपर जाने वाले श्रेणी के रूप में जाति को देखने की कोशिश की। पांचवा तथ्य यह था कि ब्रिटिश अफसरों ने अपने प्रशासनिक और मानव शास्त्रीय सरोकारों के कारण जो प्राच्य विद्या है या मिशनरी हैं, उनके आग्रहों का विरोध किया। छठी बात उन्होंने उसके ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो दिखी कि जाति संबंधी आख्यान का जो अनुभवजन्य तथ्य था वह उस पर आधारित नहीं था, वो एक प्री कंसीव्ड नोशन से गवर्न हो रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण जो औपनिवेशिक विमर्श का जो सातवां तत्व है वह यह है कि जाति और राज्य के बीच का संबंध। इसको आप समझें कि 1901 में हुई जनगणना से औपनिवेशिक राज्य ने संपूर्ण भारतीय आबादी की जातिवार गिनती शुरू की। तो 1901 में जब जनगणना शुरू की गई तो उस जनगणना में जाति आधारित सेगमेंट को भी उन्होंने अपने जनगणना में शामिल किया। आगे देखें कि जातियों की परिगणना और उनके निरीवंशीय वर्णनों को राज्य द्वारा जमा करने के दौरान इस जानकारी पर प्रकाश पड़ा कि परंपरागत श्रेणी क्रम में विचार किस प्रकार कुछ जातियों को सामाजिक और आर्थिक लाभ मिल रहा है और कुछ को नहीं। तो इस सारे अध्ययन से, इस सारे इन्फॉर्मेशन के कलेक्शन से जो बात उनके सामने आई वो ये आई कि किस प्रकार से आप देखेंगे कि जो जाति आधारित एडवांटेज हैं या एडवांटेज जो है वो किस प्रकार से जातियों के आधार पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जिसमें कुछ को जो हायर स्टाटा में है उनको अधिक एडवांटेज मिल रहा है, जो लो स्टाटा में है उसको एडवांटेज कम मिल रहा है। तो इस तरीके के जो वर्णन है, इस तरीके का जो एक रिफ्लेक्शंस है वो भारत में जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो होता है। क्योंकि बारबोसा ने जिस जाति की बात की है उसमें उन्होंने जाति की व्याख्या की है, लेकिन जब दूसरा फेज शुरू होता है, जब भारत में अंग्रेज आते हैं, तो जाति की व्याख्या के साथ उसके समाज के साथ अंतर संबंधों के लिए आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या की जाती है। अब अगर हम देखें कि परंपरागत रूप से समाज पर जो हावी प्रभुत्व की सत्ता है उसका क्षय करने वाली जो नीतियां हैं वह ब्रिटिश शासन द्वारा अपने शासन के लिए समर्थन आधार निर्मित करना था। जैसे जैसे औपनिवेशिक शासन अपने अंतिम दौर की तरफ बढ़ा, वैसे वैसे इस तरह की नीतियों ने व्यापक ऐतिहासिक शक्तियों के साथ मिलकर जाति व्यवस्था में गहरे और दूरगामी परिवर्तनों को जन्म दिया। अब इन परिवर्तनों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन है वह है निचली जातियों के बीच एक नए किस्म की अस्मिता का उदय। अस्मिता का उदय मतलब आप ये कह लें कि जो आइडेंटिटी का मैनिफेस्टेशन है वो किस तरीके से उत्पन्न होता है। दूसरा परिवर्तन कि एक जैसे दायरे और विभिन्न स्थानीय श्रेणी क्रम में स्थित कई जातियों ने खुद को विस्तृत रूप से संगठित करना
प्रारंभ कर दिया। तीसरा परिवर्तन यह था कि निचली जातियों द्वारा उच्चतर